मानव पूंजी को परिभाषित कीजिए। मानव पूंजी को परिभाषित कीजिए। लिखिए जरा, समझ लग जाता है। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल लिख लिया। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, लिखो जरा। लिखो, इट रेफर्स टू स्किल एंड expertise acquired by man over the time। क्या होती है ह्यूमन कैपिटल, बताओ। स्किल और एक्सपर्टीज। राधे राधे। स्किल और एक्सपर्टीज क्या होती है बताओ। ये क्या बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, स्किल और एक्सपर्टीज जो किसने एक्वायर करी है, ह्यूमन ने। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे डॉक्टर है। अब डॉक्टर ने बेचारे ने कितने साल लगते हैं एमबीबीएस करने में, क्या लगता है आपको? 5 साल, 4.5 एमबीबीएस करने में 5 साल तो नहीं लगते भाई। भाई नहीं भाई, अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो। 5 साल लगते हैं? 5 साल नहीं लगते, अरे कुछ, चलो ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स। नहीं नहीं, ये 5-5.5 साल लगते हैं, फिर ये जनरल फिजिशियन बनते होंगे। इसके बाद ये रिकॉर्ड हो रही है हालांकि क्लास, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जो एक्सपर्टीज होते हैं वो तो 12-12 साल लगते हैं यार। जो जैसे सर्जन होते हैं, ये 15-15 साल लगाते हैं डॉक्टरी जो कोर्स पूरा। जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए या सर्जन हो गए, आई सर्जन हो गए, 15-15 साल, 12-12 साल लगते हैं। चल, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए हैं। हाँ, फिर वो एमडी होता होगा, एमडी या कुछ ऐसा कुछ होता, पता नहीं, इतना हमें टर्म पता भी नहीं क्यों इसमें घुसे हुए हैं। छोड़ो, आगे बेटे आगे। वी आर ऑल फ्रॉम कॉमर्स, वी नो अबाउट सीए। मुझसे एफसीए, एफसीएस ये सब आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको कि एसीए, एफसीए, एसीएस, एफसीएस ये सब क्या होता है, ये पता है आपको। आगे देखो, इट रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर द टाइम। कोई डॉक्टर है तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? क्या ह्यूमन कैपिटल उसका वो शरीर है कि एक मोटा डॉक्टर हाथी है, वो मोटा है, तो क्या उसका जो वो मोटा शरीर है? या कोई पोपटलाल है, उसका कोई पतला शरीर, क्या वो उसका शरीर ह्यूमन कैपिटल है? नहीं जी। ह्यूमन कैपिटल में उसके बाद जो स्किल है, उसके बाद जो वो कला है कि वो बस एक बार नब्ज पकड़ेगा और ऐसे दिल पे ऐसे वाला स्टेथोस्कोप लगाएगा और 1 मिनट में पहचान लेगा कि बीमारी क्या है। जीभ खोलो, ऐसे करके आंख दिखाओ, ऐसे करके नाक दिखाओ, चलो दांत करो, बस इतना सा देखेगा और क्या कर लेगा, पहचान लेगा कि आपको क्या है, ये बीमारी है। फिर जबरदस्ती 2-4 टेस्ट करवाएगा और फिर क्या दे देगा आपको, दवाई। तो वो जो स्किल उसने एक्वायर करी, वो स्किल क्या है, ह्यूमन क्या, वो बंदा समझ रहे हो आप क्या है, वो बंदा क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। असल में जो उसके अंदर जो स्किल है वो क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर वो बंदा ह्यूमन कैपिटल है तो सर पे मारो एक डंडा और वो भूल जाए अपनी सारी यादाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एकदम से पेशेंट देख रहा है, एकदम से भूल गया कि मैं क्या हूं, मैं कौन, तो फिर क्या वो ह्यूमन कैपिटल बचेगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो क्या नहीं बची, वो स्किल। अगर वो बंदा ह्यूमन कैपिटल होता तो फिर तो वो चाहे भूल जाए चाहे कुछ हो जाए, फिर तो ह्यूमन कैपिटल नहीं रहता। लेकिन वो बंदा ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल कौन है पारुल? वो स्किल जो उसने बाय द टाइम क्या करी है, बोलो, एक्वायर करी। समझ आ गया बेटे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फटाफट से लिखो। डिफरेंशिएट, और ये पेपर का अच्छा क्वेश्चन है ये भैया। इतने क्वेश्चन तो आते भी नहीं जितने आप बोल देते हो हर चैप्टर में से। कभी बेटे हर अलग अलग साल में अलग अलग चैप्टर से आते हैं। मेरे को क्या है कि पढ़ाना है तो मैं हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही बता के पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी ना ये तो बेकार क्वेश्चन है। लिखो चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड, बोलो,
ह्यूमन कैपिटल। क्या डिफरेंस होता है? बनाओ जरा, इसमें ऐसे टेबल बना लो, 3 कॉलम वाली। आदित्य रोज ट्यूशन से पहले कहाँ जाते हो भाई? ओह नहीं, पिछले पिछले कोई बात नहीं। पिछले बैच में भी ऐसे ही कुछ बच्चे जाते थे पान वाले की सेल बढ़ाने। आगे देखो, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। हिंदी वाले लिखो इसमें अंतर का आधार, अंतर का आधार। फिजिकल कैपिटल में लिखो ये भौतिक पूंजी, और इसमें लिखो मानव पूंजी। अंतर का आधार भौतिक पूंजी मानव पूंजी, लिखो फटाफट से। चलो अब मैं बताऊंगा आपको किसमें लिखना है, ठीक है ना? आप उसी में लिखना। पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखो, अंतर के आधार में। पहला बताता हूं क्या लिखो। मीनिंग, मीनिंग तो हो गया दोनों का, चलो लिख लो तब भी। मीनिंग, अर्थ, खुद से लिख दो फटाफट, ये तो खुद से अभी लिखवाया है। बिना उसके आप खुद से ही लिखो, बिना सुने। मोक्ष समझ भी आ रहा है वो? कुछ गुस्से में लग रहे हो आज? ऑल गुड? और भावेश ठीक है भाई? करो फिर, करो लिखो फिर, और क्या ठीक हो तो। मीनिंग लिख लिया फिजिकल कैपिटल का? क्या लिखा? यही, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ, उसमें लिख लो स्किल एंड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय द मैन ओवर टाइम। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो। अच्छा आपको क्या लगता है अभी पढ़ाते पढ़ाते आप जैसे 12th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ते पढ़ते आपको ना सिर्फ क्या आया, सिर्फ ये सिलेबस ही आया। आप 12th पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता आज के टाइम का कि इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा बहुत बस जो बुक में लिखा था, बस उतनी जानकारी मिली। एक बच्चा, उसको सब पता है इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, GST BST सब पता है। उसके अलावा उसको स्टॉक मार्केट की भी सब नॉलेज है। उसके अलावा सारे कोर्सेज की नॉलेज है, CA CS CMA PMA सब पता है, A to Z सब। क्या लगता है आपको ज्यादा अच्छा आपकी नजर में कौन बच्चा है जिसको जिसको सारी, और इस ये तो पता ही है। क्या लगता है आपको आगे जाके सक्सेस मिलने के ज्यादा चांस किसको है? दूसरे वाले को, जाहिर सी बात है। चलो, इसका मतलब कि आपको सक्सेस मिलने के चांस कम है, अगर अगर आपको वो सब नॉलेज नहीं हो जाएगी। आपको हम देंगे आपको, ऐसे मत सोचो आप। ये मत सोचो ना संडे को बस यही वाली क्लास होगी। अभी थोड़ा पेपर हो जान दो, या पेपर नहीं भी हुए, सिलेबस थोड़ा हल्का हो जान दो, फिर संडे को एक क्लास रखी जाएगी, बता देता हूँ आपको पहले ही। उसमें सारा कुछ डिस्कस करा जाएगा, हर एक चीज का, कि CA क्या है, CA में क्या क्या कोर्स, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितनी किसकी फीस है, CS क्या है, FCA क्या है, समझ आ रहा है, ACCA क्या है, BCom क्या है, BCom कौन सी यूनिवर्सिटी से है, एक एक चीज, एक एक यूनिवर्सिटी उसकी फीस वगैरह, उसकी वेबसाइट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो यूं मत सोचना आप ही हो बच्चे जिसको नॉलेज है सारी, ठीक है? हाँ, आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे, हर बार हम करते हैं, इस बार भी करेंगे, ठीक है? तो डरना नहीं है, पिछली बार भी मैंने करी थी, बच्चे ही नहीं आए थे, मैंने छोड़ दी फिर। बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इनको दो चार भव्य वगैरह, ये इनमें से ही 8 10 12 बच्चे आए थे बस, उन्हीं को इंटरेस्ट था, बाकी बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं था कोई, कि हम तो कर लेंगे, हमारा तो तय है। अरे तय है तो नालायक को नॉलेज तो ले लो भाई, नॉलेज लेने में कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाना जिसको मानो, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। खैर है, अगले संडे तो नहीं, डिसोल्यूशन खत्म हो जाए कम से कम, उसके बाद ठीक है।
आगे देखो जरा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो बंदा जिसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आप जिसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आपको वो नॉलेज क्यों मिल रही है? क्योंकि हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। या उस बंदे को नॉलेज क्यों मिल रही है? क्योंकि जहां वो पढ़ता था वो स्टेप ले रहा है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ह्यूमन कैपिटल, कोई बंदे के पास स्किल अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये बात किस पे डिपेंड कर रही है? टीचर पे कर रही है, नहीं कर रही? अच्छा, सिर्फ टीचर पे डिपेंड कर रही है, आपके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है? मैं आपको ना यहाँ पे बिठा के सिखा रहा हूँ कि बेटा देखो, आप बोलो, तू नहीं बोलते बेटा, आप बोलो, हाँ नहीं बोलते बेटा, हाँ जी बोलो। आप बाहर जाओगे बेटा, कोई आपको दे, थैंक्स बोलो। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, एटिकेट लाओ। घर जाते ही आपके घर में या आपके पड़ोस में ऐसा मोला गंदी गंदी गालियां देते हैं वहां पे पड़ोस में, पूरी एकदम गंदा माहौल है, रोज दिन रात ये वो तू तड़ाक तू 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 पूरी लड़ाई होती रहती है। क्या लग रहा है आपको? आप गजब के ह्यूमन कैपिटल बनोगे आगे जाके, बहुत आपका कमाल दिमाग चलेगा। पूरा मतलब बगल में कोई आपके ऐसा बंदा रहता है जो दारू बेचता है, पूरे दिन वहां शराबी आते रहते जाते रहते आपके घर के पास। क्या क्या लेकिन क्या आप ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे अच्छी? नहीं बन पाओ, बिल्कुल भी नहीं बन पाओ। आप कुछ कर रहे हो, ऊपर से पता चले कुछ वहां से बोतलें आ गई आपकी छत पे, गिर गई, रात को सोने नहीं दे रहे, वहां पे शोर मच रहा है, तो आप ह्यूमन क्या? यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बंदे का, वो एक समाज का प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। सिर्फ पैसा लगा के क्या नहीं हो सकता ह्यूमन कैपिटल फॉर्म? क्या सिर्फ पैसा लगाने से अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे? अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए अच्छा समाज चाहिए। कभी कभार अच्छे बच्चे भी अच्छे सीए अच्छे सीएस नहीं बन पाते, क्यों? समाज के कारण। आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है जो सीए बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर सीए बनने की, सीएस बनने की क्षमता है, जो सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कमाएंगे नहीं। क्यों नहीं कमाएंगे बताओ? क्योंकि समाज, क्योंकि डरेंगे। क्यों डरेंगे बताओ? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुई तो सरकारी नौकरी लग गई तो बढ़िया है, तो शादी बढ़िया हो जाएगी, तो जीवन मस्त कटेगा, तो जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक एक कह सकते हैं एक इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं, एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा एक सोशल प्रोसेस है। क्या है वो? एक सोशल। समझ आ रहा है बेटे आपको? अच्छा समाज होगा तो वहां पे क्या हो पाएगी? ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो। समझ आ रहा है बेटे आपको? जितने बिजनेस, ये बात बहुत वो है, इसराइल देखो, इसराइल से कितनी कंपनीज हर साल फॉर्म होती है, सक्सेसफुल कंपनीज फ्रॉम इसराइल, और सक्सेसफुल कंपनीज फ्रॉम इंडिया। आप चेक कर लेना, जितने स्टार्टअप्स जितने क्या बोलते हैं, ये तो कुछ और आ गया, जितने स्टार्टअप्स इसराइल से इंडिया से टोटल नहीं निकलते होंगे, उससे ज्यादा स्टार्टअप्स एक छोटे से देश इसराइल से निकल जाते हैं। मैं सर्च करूंगा भी, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है क्लास। आप एक बार सर्च करके देखना, जितने स्टार्टअप इंडिया से नहीं निकलते उससे ज्यादा स्टार्टअप इसराइल से निकलते हैं। ये बात सच है। परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो, नंबर वाइज भले इंडिया से ज्यादा हो जाए, लेकिन परसेंटेज वाइज देखो तो इसराइल से ज्यादा स्टार्ट। क्यों? क्योंकि वहां का एटमोसफेयर ऐसा है, वहां का स्ट्रक्चर ऐसा है। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है। वहां पे आपको पता होगा कि आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी होती है इसराइल में, है ना? जो कोई बच्चा है तो वो, उन्हें जो है वो रिस्क लेना सिखाते हैं, क्योंकि सोशल वैसा है, समाज वैसा है। वहां के माँ बाप भेजते, भाई बच्चा आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा है, सरकार ने कंपलसरी कर दिया, माँ बाप भी तो भेज रहे हैं अपने बच्चों को। यहाँ के माँ बाप भेज देंगे अपने बच्चों को आर्मी में? मतलब ही नहीं बनता। वो तो जॉब, कोई लड़ लुड़ के आर्मी बच्चा कैसे जाता है वो तो बच्चे को ही पता है, और वो भी सरकार को पता है कि कैसे वो इतना गंदा प्रोसेस बना रखा है उन्होंने, कि अग्निवीर है ये वो फलान, 3 साल करेगा फिर वापिस आ जाएगा, जो भी वो प्रोसेस है मुझे उसका वो नहीं पता। लेकिन ये तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक पैसे से ज्यादा कैसा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो लिखो जरा नेक्स्ट, इसी में ही, मीनिंग के अलावा। सेकंड, बेसिस ऑफ डिफरेंस, मीनिंग में लिख लिया ना आपने। सेकंड लिखो आधार, अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अंतर का आधार नहीं, अंतर का आधार कह रहा हूं, गठन की प्रक्रिया कैसे बनता है ये? लिखो जरा, इसमें लिखना क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल में लिखना पहले, इट इज
इट इज एन सॉरी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? इकोनॉमिक और यानी पैसे लगेंगे और मशीनरी लगेगी, है ना। लेकिन उसमें लिखो दूसरे वाले में, ह्यूमन कैपिटल में, इट इज, ये किसके द्वारा बनाया जाता है ज्यादातर? इट इज लार्जली अ सोशल प्रोसेस। ये समाज के द्वारा बनाई जाती है। यह एक मुख्यतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। समझ आ रहा है बेटे आपको? आगे लिखो फिजिकल कैपिटल में, अंतर के आधार में लिखो पहले टेंजिबिलिटी। लिख लिया था ना ये पिछला वाला, टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी में लिखो मूर्तता। ये मूर्तता दुनिया। बुक लाइए प्रियंका हिंदी की बेटे? आप लोग बुक ही नहीं लाते यार, कैसे बच्चे, बुक तो लाया कर बेटे। टेंजिबिलिटी, इसमें क्या लगता है आपको? फिजिकल कैपिटल क्या होती है? हाँ, तो इसमें लिख लो मूर्त यानी मूर्त, टेंजिबल। फिजिकल कैपिटल में लिखो टेंजिबल और उसमें लिखो अमूर्त। मूर्त लिखना बेटे, मूर्त यानी छुई जा सकती है ना, देखी जा सकती है, और इसे इसे देखा हुआ छुआ जा सकता है। यूं भी लिख सकते हो हिंदी वाले बच्चे कि इस भौतिक पूंजी को देखा हुआ छुआ, क्योंकि मशीनरी को आप देख भी सकते हो, और लेकिन ये क्या होती है? अमूर्त। जो ह्यूमन कैपिटल, इसे देखा हुआ छुआ नहीं, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। समझ आ रहा है वो टॉपिक? तो ये टेंजिबल होती है और ये दिखती है, इसे देखा हुआ छुआ जा सकता है, और इसे देखा हुआ छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट लिखो सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर, बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखना। क्या लगता है मुस्कान? क्या फिजिकल कैपिटल, मशीनरी, भौतिक पूंजी, उसको उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? क्या आप मुझसे मेरी मशीनरी छीन सकते हो? हाँ, मुझसे एसी छीन सकते हो? हाँ, अभी सब बच्चे लड़ जाओ मुझसे, 1 मिनट में एसी फाड़ के ले जाओगे यहाँ से, मैं क्या कर लूंगा, है कि नहीं? तो मैं डंडा ऐसे दिखाता रह जाऊंगा, है ना, उसका डंडा डंडा ही बचेगा मेरे पास। तो यहाँ से आप सब कुछ ले जा सकते हो 1 मिनट में, आपकी पावर बहुत ज्यादा है अभी। समझ आ रहा है आपको? हाँ। क्या कह रहे हो गोपाल? गन रखी हुई है मैंने। आगे देखो, तो ये आप मेरे से मेरी इसको अलग, लेकिन मेरी नॉलेज ला सकते हो। शिवांग ने मुझे किडनैप कर लिया और घर में बंद कर दिया कि अब पढ़ाओ मुझे, जब बेसमेंट में, और रोज मारता है मुझे, रोज पढ़ा मुझे। मैंने कहा सही से पढ़ाऊंगा, और मैंने सारा गलत पढ़ा दिया। क्या शिवांग मुझसे कैसे भी करके सही पढ़वा सकता है? कैसे भी करके मेरी नॉलेज ले, नहीं तो मेरे को क्या कर सकते हैं? मेरे से सेपरेबिलिटी ऑफ ओनर मतलब कि जो फिजिकल एस कैपिटल है उसको मालिक से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसको मालिक से अलग, तो खुद से लिख लो इसमें। हाँ, उसमें लिख लो फिजिकल कैपिटल में सेपरेबल फ्रॉम ओनर, उसमें क्या लिखेंगे बताओ? इनसेपरेबल फ्रॉम ओनर। समझ आ रहा है बेटे? ये मालिक से अलग करने योग्य, यानी मालिक से विभाज्य है, मालिक से पृथक होने योग्य, और ये क्या नहीं हो सकती? मालिक से अलग नहीं। अभिषेक समझ आ रहा है बेटे? ये पक्का? ठंडा पानी खत्म तो नहीं हो गया बेटे? आज का ठंडा पानी हिमांशु की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, ठीक है? हिमांशु ने कहा है कि मेरी तरफ से आई ये सबको ठंडा पानी। आगे बढ़े, शुभम समझ आ रहा है बेटे? लिखो आगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी वो देखिए किसी ने दंगल? सबने देखी है। दंगल में आपने देखा होगा उसके पिताजी को वो रोक देते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम कहाँ नहीं जाओगे गीता से मिलने, नहीं जाओ, क्योंकि गीता जो है वो छत पे जाके प्रैक्टिस कर रही होती है वो गंदे से गद्दों पे,
उसका कोच भड़क जाता है एकदम कि ये छत पे कहाँ जा रही है ऐसे करके भड़क जाती है कि अकेडमी से बाहर क्यों जा रही है, अपने पापा से ही सीखना था तो नेशनल अकेडमी में क्यों आई, ये वो फलान ढिकान, तो उस पर बैन लगा देते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं बैन वैन मत लगाओ, आप देखो बात ऐसी है, ये नहीं आएगी बाहर, अकेडमी में रह के बिंदास प्रैक्टिस करेगी। ठीक है, बिंदास प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसके पिताजी बहुत चंट होते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उसे वहीं से फोन से कोचिंग देते हैं। देखा है, वो पूरा थिएटर बुक कर लेते हैं और वो उसकी वीडियो देखते हैं, पूरी स्क्रीन पे वीडियो कि यहाँ पे ये देख 3 मिनट 42 सेकंड पे देख, ये देख तुझे टांग ऐसे करके ऐसे उसकी तेरे पे पूरी ग्रिप थी, तूने छोड़ दी ग्रिप, करती है ऐसे करके हारेगी और क्या ऐसे कर रही है, तो ऐसे करके वो उसे थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं। क्या आप उसकी नॉलेज को वहां तक पहुंचने से रोक पाए? आपने उस बंदे को रोक दिया, आपने जो उस उनके पिताजी के जो गद्दे थे वो वहां पे जाने से रोक दिए। तो टेंजिबल चीजों का आप क्या कर सकते हो, अक्रॉस द बॉर्डर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे रोक सकते हो, उनकी मोबिलिटी को, उनकी गतिशीलता को क्या कर सकता है, बाधित कर सकते हैं, लेकिन क्या नॉलेज को बाधित कर सकते हो? मैं यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका के बच्चे पढ़ा सकता हूँ 1 मिनट में, क्या दिक्कत है, बस थोड़ी सी कैसी आनी चाहिए, हे जॉन ये ऐसे करके आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए कि उनको समझ आ जाए, है कि नहीं? अगर मेरे को ऐसे करके, अगर पाकिस्तान वाली इंग्लिश है वो तो फिर वो बेकार है ना, लेकिन अगर मुझे क्या आती है, ठाक ठीक इंग्लिश आती है, अगर एक्सेंट वैसा नहीं भी है तो भी यहाँ से बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसको पढ़ा सकते हैं, अमेरिका के बच्चों को यहीं से बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन क्या उसके लिए मुझे टैक्स देना होगा? नहीं, अमेरिका से अभी वीडियो कॉल आएगी, अभी 1 घंटे पढ़ा दूंगा, 1 मिनट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन क्या मैं यहाँ से कोई चीज ऐसी भेज सकता हूँ अमेरिका? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल की मोबिलिटी को रोक नहीं सकते अक्रॉस द बॉर्डर्स, लेकिन क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल को मोबिलिटी को रोक सकते हो। लिखो जरा, फिजिकल कैपिटल में लिखो, इट इट्स मोबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ये उसमें लिखना, हाँ, इट्स मोबिलिटी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, उसमें लिखो जरा, इसमें क्या आएगा बताओ? हाँ, ये भी लिख सकते हो, इट्स मोबिलिटी कांट बी, ऐसे सिंपल लिख लो, ये क्या होती है, मोबाइल होती है। समझ आ रहा है बेटा आपको? ये जो है ये रुकी नहीं जा सकती, इसको आगे लिखो। नेक्स्ट बेटे, इसकी गतिशीलता आएगा, इसके मोबाइल को नहीं आएगा, ये मोबाइल कहां से लिख दिया, इसकी गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। आगे लिखो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, क्या लगता है मशीन पे डेप्रिसिएशन अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल पे रिवाइज करते रहो रोज, है कि नहीं? मैं अगर रिवाइज करना बंद कर दूंगा तो फिर मैं भी क्या नहीं रहूंगा, ह्यूमन कैपिटल। डॉक्टर अगर रोज रोज पढ़ना बंद कर दे नई 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 मेडिसिन के बारे में, जब कोई बीमारी आ जाती है, आपको पता है डॉक्टर CS जो होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इन पे जब कोई नया केस आ जाता है तो ये वापस जाते हैं और किताबों को पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा था इस बीमारी के बारे में, इस बीमारी में ऐसा क्यों हो रहा है, घर पे जाके पूरे रिसर्च करेंगे, पूरी अच्छे से किताब पढ़ेंगे, सीए आ गया, कोई केस फंस गया, टैक्स लॉ का, तो घर पे जाएगा, सर्च करेगा कि इससे रिलेटेड क्या था इनकम टैक्स एक्ट में, अच्छा अच्छा ये है, अच्छा, उनको पूरा याद थोड़ी ना रहता है, तो लेकिन वो रिवाइज कर करके खुद को क्या बना सकते हैं, खुद को ताजा रख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? वो खुद को उतना ही यूटिलिटी का रख सकते हैं अगर वो क्या करते रहे, लगातार रोज रिवाइज करते रहे, रोज प्रैक्टिस करते रहे, रोज अपने स्किल को क्या करते रहे, शार्पन करते रहे, तो उन पे डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या फिजिकल कैपिटल पे डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, फिजिकल कैपिटल पे तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी। क्या मशीन पे डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकते हो आप? नहीं, उस पे तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी। विवेक समझ आ रहा है बेटे आपको? पक्का? चलो लिखो फिर, इसमें लिखो फिजिकल कैपिटल में, हाँ, इट्स डेप्रिसिएशन कांट बी अवॉइडेड, इट्स डेप्रिसिएशन कांट बी अवॉइडेड, ठीक है? और उसमें क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, इट्स डेप्रिसिएशन कैन बी अवॉइडेड।
लिख लो उसमें। आगे बढ़े, आगे देखो फिजिकल कैपिटल का फायदा किसको होता है, लिखो जरा, क्या लगता है आपको फिजिकल कैपिटल मशीन का फायदा किसको होता है, लिखो। कहते हैं मशीन का फायदा होता है केवल प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, यानी जो उससे बाय कर रहा है। देखो इसमें बेनिफिट अगले में, लाभ, लाभ, फायदा मत लिखना बेटे, लाभ। क्या लगता है फिजिकल कैपिटल का लाभ किसको होता है? हाँ, तो लिखो ओनली उसने किसी ने बिस्किट बनाया मशीन से, आपने बिस्किट खाया, तो जिसने बनाया उसका फायदा, जिसने खाया, और थोड़े बहुत कह सकते हो कि लेकिन ह्यूमन कैपिटल से बताओ, ह्यूमन कैपिटल से क्या केवल एक को फायदा होता है? पूरी समाज को फायदा होता है नहीं होता, बताओ। जैसे मान लो कोई अच्छा टीचर है, वो पढ़ाएगा, उससे जैसे आपके माता पिता है वो पढ़े लिखे हैं, किसी के माता पिता पढ़े लिखे तभी तो आप पढ़ रहे हो आज, नहीं तो अगर उनके अंदर पढ़े लिखे इन द सेंस ये नहीं कि उन्हें बहुत अच्छे अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ा लिखा आदमी हो जाता है, नहीं, अकाउंट्स के क्वेश्चन आने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा इन द सेंस वो समझदार है, उन्हें पता है कि ये बच्चों को किसकी उम्र है, ये बच्चों को पढ़ाने की उम्र है, वो लोग आपके लिए मेहनत करके जान लगा के आप पे पैसा लगा रहे हैं। ऐसे भी माँ बाप हैं जो खुद तो घर पे क्या करते हैं, मौज लेके अपना मतलब शराब और मदिरा और इन सब बेकार चीजों का सेवन करते हैं, और बच्चों को कहाँ पे भेज देते हैं, काम पे। कई ऐसे, कई कई मैं आपको बता रहा हूँ, कई जो ये रेडी रूडी लगाते हैं ना बच्चे, इनसे पूछ लेना आप पिताजी क्या करते हैं, जी पिताजी दारू पीते हैं जी, और पूरे पूरे दिन दारू पी के पिताजी पड़े रहते हैं, और बच्चे घर पे पैसा लेके जाते हैं और पिताजी को, हाँ ये सच बात है, छीन लेते हैं, सच्ची कह रहा हूं आपको यार। और ये तो छोड़ दो, मम्मी जो है उसकी उनकी पिटाई भी करेंगे, और मम्मी मेहनत भी करके आएगी, और तब भी उनको घर पे लाके और उनको मारेंगे। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे एक गोलगप्पे वाले अंकल है यहीं पे, मैं जानता हूं उनको, वो लिटरली यही केस है, लिटरली पूरा ये केस, जितने गोलगप्पे के पैसे आएंगे ना सारे मतलब बेच बाज के शाम को गोलगप्पे और पूरी दारू पी पा के इधर उधर करके, और थोड़े बहुत का मैदा वैदा लाएंगे और बाकी सारी दारू पिएंगे। और आंटी बेचारी मतलब आप उनका हाल देख लोगे तो रो दोगे, इतना परेशान रहती है वो आंटी, इतना परेशान, बेचारी मेहनत कर करके कैसे कैसे करके कैसे कैसे करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ती है, और फिर उसका पति खा जाता है, फिर उसका पति दारू जुए इसमें उड़ा देता है, अगर उसको मिल गए तो, जहां मिल जाते हैं छीन के और खा जाता है, और सिर्फ काम करने के लिए, बस दिखाने के लिए कि मैं गोलगप्पे लगाता हूँ, बस इतना ही। और गोलगप्पे की रेडी भी, गोलगप्पे भी आंटी बना के देती है, वो आंटी गोलगप्पे बना के देती है, आंटी रेडी सजा के देती है। समझ आ रहा है आपको, ऐसे लोग हैं, सच्ची बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे लोग हैं, बिल्कुल ही नीच लोग जिन्हें कह सकते हैं। तो अगर आपके माता पिता पढ़े हैं तो आज आपको फायदा हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपकी वजह से कई और लोगों को फायदा होगा, उनकी वजह से कई, मतलब ये फायदा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है ये, समझ आ रहा है आपको। और सभी को ये फायदा क्या हो जाता है, मेरे माँ बाप पढ़े तो मुझे फायदा हुआ नहीं, आप सबको फायदा हुआ, आप सबकी वजह से और सबको फायदा होगा, आपके माँ बाप पढ़े आपको फायदा हुआ, किसी के माँ बाप हो सकता है बिजनेस कर रहे हो, है या नहीं, किसी के ऐसे भी तो हो सकता है कोई बिजनेसमैन यहाँ पे बैठा हो, किसी के पिताजी भी कोई अच्छी नौकरी में हो, तो जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो अच्छी नौकरी लगता है, अच्छे क्या बोलते हैं काम करता है, जिससे वो पूरे समाज को क्या दे पाता है, फायदा दे पाता है। तो फिजिकल कैपिटल का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का फायदा क्या होता है, पूरे समाज को। समझ आ रहा है बेटे आपको, इसीलिए कहा गया, इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि एक देश का भविष्य कहां से निकलता है, क्लासरूम से। समझ आ रहा है आपको, एक देश का भविष्य कैसे होगा अगर ये जानना है तो उसके क्लासरूम्स में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उस देश का आने वाला भविष्य क्या है। और ये बात बहुत सच है, क्योंकि आप ही लोग तो आगे जाके देश के नागरिक बनोगे, और देश के नागरिक सारे चोर चोर उचक्के हैं, तो देश का भविष्य कैसा होगा, बहुत शानदार होगा देश का भविष्य, नहीं, देश का भविष्य वैसा होगा। लेकिन अगर सब बच्चे ब्रिलियंट है,
सब बच्चे अपने देश को अपना देश मानते हैं, अपने आप को अपने इस देश का निवासी नागरिक मानते हैं और सोचते हैं कि इस देश के लिए हमें कुछ करना है, तो फिर उस देश का भविष्य क्या होगा, बहुत ही उज्जवल होगा। समझ आ रहा है बेटे आपको? चलो तो लिखो जरा इसमें, इट बेनिफिट्स, या ह्यूमन कैपिटल लिखो, इट्स बेनिफिट occur to society at large. सोसाइटी एट अ लार्ज। यार पानी भर देना एक बार पीछे से, कोई बोतल पड़ी थी ट्रांसपेरेंट, मैं ले गया स्कूटी में। भाई पानी भर दे यार प्लीज यार, अगर किसी की वजह, राहुल बॉटल है। इसका लाभ बड़े पैमाने पर समाज को होता है। लिखो जरा आगे लिखो बेटे, समझ आ गया बेटे? ये क्या था हमारा? हाँ, आगे लिखो जरा फटाफट से, बस खत्म होने वाला है चैप्टर ये, और ऐसे ही है बस। लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फटाफट से। हाँ, सारे टॉपिक करा के भेजेंगे बेटे आपको, मैं पहले थोड़े आसान वाले करा रहा हूँ, नहीं समझे, जिससे कि माहौल बन जाए, क्योंकि ना फिर बाद में क्या होगा, बस दो ही तो टॉपिक बचे हैं अभी, शुरू शुरू में एक टॉपिक है, अगर मैं उसको कराता ना तो एक ही टॉपिक में 1 घंटा लग जाता है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो 1 घंटे का टॉपिक है पूरा का पूरा अकेला ही, उसको समझाना पड़ेगा, पेपर में आएगा वो क्वेश्चन, इसलिए उसको लास्ट में छोड़ रहा हूँ ताकि सही से पढ़ाऊंगा उसको। नेक्स्ट टॉपिक बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण का महत्व। क्या लगता है बेटे, क्या महत्व है मानव पूंजी निर्माण का? हाँ लिखो जरा, इसमें मैं लिखवाता हूं, फिर 3 पॉइंट लिखे हुए इसमें, इसमें लिखो। अच्छा एक बात बताना जरा, आपको पता है एक बात बेटे, इधर एक मोमोज वाला है जो नीचे रेडी लगाता होगा आपके यहाँ, बंटी मोमोज और ये सब, एक इधर देखो जरा, हाँ राजा के मोमोज, एक इधर देखो, वाओ मोमो, है ना, इसकी गुडविल वैल्यू चेक कर ले। कितना है? 2000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन, बिजनेस की कितनी वैल्यूएशन है? 2400 करोड़। गुडविल नहीं है, टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है 2400 करोड़ की, ये कंपनी फ्यूचर में इतने रुपए की हो जाएगी, ये अंदाजा लगाया लोगों ने, 2400 करोड़। और कितने रुपए दिए हैं किसी कंपनी ने, ये कोई कंपनी है खजाना एंड ओक्स, इन्होंने वाओ मोमो को कितने रुपए दिए हैं बिजनेस करने के लिए? बेचता क्या है? मोमोज। बंटी भी क्या बेचता है, राजा भी क्या बेचता है, और ये वाओ मोमो वाले भी क्या बेचते हैं? क्या फर्क है, क्या फर्क है इनके मोमोज बेचने में और उनके मोमोज बेचने में, और ये फर्क क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ फर्क है सोच का, ये सिर्फ और सिर्फ फर्क है नॉलेज का, दैट्स ऑल अबाउट द नॉलेज दे हैव एंड दे डोंट हैव दैट नॉलेज। इनको वो प्रोसेस पता है, इनको वो नॉलेज है कि मार्केट में पेनिट्रेशन कैसे लाना है, मार्केट में एक जिसे कहते हैं तबाही कैसे लानी है, कि हर कोई हमारा ही ब्रांड ले। समझ आ रहा है वो? एक और बता दो आपको, एक बहुत वो है अच्छी, अरे यार, चायोज, रिवेन्यू पढ़ लो जरा इनका, कितना रिवेन्यू है? 237 करोड़, हालांकि लॉस भी है 34%।
खैर मैं ये बात नहीं कर रहा, लॉस है प्रॉफिट है उसको गोली मारो, मैं बता रहा हूं चाय कितने की बेच रहा है अगला, 237 करोड़ की चाय बेच रहा है। चाय वाले तो हमारे अगल बगल भी है, वो बेच सकते हैं, आपको लगता है 237 करोड़ की चाय? क्यों क्यों ये बेच पा रहा है? क्यों? अबे नाम नहीं, इनके पास नॉलेज है। नाम तो बनाया है ना अगलों ने, उनके पास ये एंटरप्रेन्योरशिप, दे हैव दैट नॉलेज। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, हम स्टार्टअप करेंगे। तो स्टार्टअप तो यार बहुत ही खतरनाक चीज है, फेल होने की चांस सक्सेस होने से कई गुना ज्यादा है। स्टिल बहुत सारे लोग कहते हैं हम बिजनेस करेंगे। तो ये जो बिजनेस करेंगे ये कैसे करेंगे? अब बिना नॉलेज के बिजनेस हो पाएगा? आप देख लो, आप चाय कोई बेच के कोई 237 करोड़ रुपए कमा रहा है, और कोई चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री, खैर कोई चाय इधर ही बेच रहा है गली में, समझ आ रहा है आपको? कोई मोमोज बेच बेच के वाव मोमो 2400 करोड़ का ब्रांड बना लिया, और किसी ने क्या करा, राजा मोमोज और प्रधान मोमोज, और यही रह गया। बेटे इधर, तो इधर बेटे इधर, तो यही आज इसमें पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है आज उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो है पहला पॉइंट, जो है पहला पॉइंट कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उससे क्या हो जाता है, उससे इमोशनल और मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ का एनवायरमेंट जब वो चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ सडन लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की सोचने लग जाते हैं, अगर वो क्या है, अच्छे ह्यूमन कैपिटल हैं, अगर उनके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है। तो समझ आ रहा है समीर आपको? तो ग्रोथ का जो एनवायरमेंट, एक डिस्कशन चेंज हो जाती है। आप देख लेना कभी, यहां पे आप जाओ सरकारी स्कूल में, वहां पे आप जो सरकारी या प्राइवेट दोनों में मिल जाते हैं ऐसे खतरनाक बच्चे जो थोड़े से नालायक हो, पढ़ने लिखने में जिनका ध्यान ना हो, करियर को लेके बिल्कुल फोकस ना हो, बंक की बातें, क्रिकेट फिरकेट, ये वो उल्टी सीधी जितनी बेकार की बातें हैं सब वो करें। आप उन लोगों से मिलना, और एक सेकंड बेटे आगे देखो, तो ये समझ आ गया आपको? आप जाओगे थोड़े ऐसे बच्चों के पास, तो वो आपको उनकी बातों का आपको स्तर पता चल जाएगा, उनकी सॉफ्ट स्किल्स अलग होती हैं, वो बोलते अलग तरीके से जैसे, और जो थोड़े से अच्छे, उनका बोलने का थोड़ा तरीका ही, मतलब तरीका चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन बातें उनकी आप सुन पाओगे जो है वो थोड़ी अच्छे स्तर की होंगी। समझ आ रहा है आपको? कभी कभार की बात और होती है, ये नहीं हरदम वो बंदा, ऐसा तो कोई पागल ही होगा जो हरदम बिजनेस की बातें करे जा रहा है खाली रूम में बैठ के, कि जैसे ही कोई दोस्त मिला इधर आप बिजनेस की बातें करें, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो हंसी मजाक ये वो तो सब करते हैं, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही पूरे दिन उनके दिमाग में गंद नहीं चलता। समझ आ रहा है ना आपको? कोई होता है जो बिल्कुल ही नीचता पे चल जाके बातें करता है ना? जो ठीक ठाक बंदे होते हैं वो बिल्कुल मजाक करते हैं, तो वो बिलो द बेल्ट मजाक नहीं करते, वो ठीक ठाक मजाक करते हैं, अच्छा खासा मजाक जो ठीक है ना? तो हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो ग्रोथ, मतलब वो सही ढंग से सोच पा रहा है कुल मिला के। तो पहला पॉइंट क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, कि हमारी जो सोच है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाती है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होता है मशीनरी वगैरह जो है। अब इस टीवी का जो यूज है, इस टीवी का यूज आप देखो कुछ भी हो सकता था, इस टीवी का यूज, इस टीवी का यूज जो है ये भी हो सकता था कि इस टीवी पे मैं मौज लेके तारक मेहता देख लेता, लेकिन इस वक्त इस टीवी का यूज क्या हो पा रहा है कि हम लोग इसे देख के इसे पढ़ पा रहे हैं। ऐसा यूज इसका क्यों हो पा रहा है बताओ? क्योंकि हम लोग क्या है, सब ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल बनने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग फिजिकल कैपिटल का बेहतर यूज कर पाएंगे। मशीन्स मशीन्स का बेहतर यूज कब हो पाएगा, जब पढ़े लिखे लोग होंगे। आप पाकिस्तान में जाके दे भी आओ मशीन, वे लोग उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ? क्योंकि वो लोग क्या नहीं है, इतने पढ़े लिखे ही। आप कभी रियल एंटरटेनमेंट टीवी एक आता है, उसमें पढ़ना पाकिस्तान का स्टडी सिलेबस क्या है। उनके 6ठी क्लास में कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक शुरू होता है। हमारे 8वीं क्लास में पाइथन चल रहा है आजकल, 8th क्लास में पाइथन सिखा देते हैं।
और वहां छठी क्लास में कंप्यूटर सिखाते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। 6th क्लास के बच्चे को सिखा रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर। इतना खतरनाक वहां पे हुआ है। तो बिल्कुल उनका डाउनग्रेड है। तो क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग मशीन का क्या नहीं कर पाएंगे, यूज। समझ आ रहे बेटे आपको? तो फिजिकल कैपिटल का वो लोग अच्छा यूज, जो लोग ह्यूमन कैपिटल अच्छे होते हैं देश के, जो देश पढ़ा लिखा, तो वो मशीनों का अच्छा यूज कर पाता है। लास्ट, इसमें हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा समस्तरता बढ़ पाएगी, इक्वालिटी देश में बढ़ पाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे अभी जो नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही पढ़ते इन द सेंस की उनका पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं है, और करियर को लेकर भी वो क्या नहीं है, बिल्कुल भी अपने जागरूक नहीं, उनको नहीं है कि वो वैसे वाले बच्चे हैं कि कर लेंगे ना, अरे हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, कुछ ना कुछ तो हम देख लेंगे, ऐसे कैसे कुछ देख लेंगे भैया ऐसे, और पढ़ते भी नहीं है ये, तो चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे, और जान लगा के पढ़ रहा है तो फिर तो वो सच में कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ता भी नहीं और उसको कोई टेंशन भी नहीं है, टेंशन कर ले नहीं, पागल हो रखा है टेंशन ले लेके, लेकिन उसको कुछ सोच नहीं है कि मैं क्या करूंगा और क्या है, और मेरा काम अभी पढ़ना है तो मैं सही से पढ़, ऐसा भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको आगे जाके क्या करेगा वो? क्या बहुत अमीर होने वाला है वो? नहीं, ये सबको पता है ये बात। आगे जाके उसको पैसे की तंगी होगी, 10 20 25 हजार की जॉब करेगा वो भी आपने देखा था 10 20 25 हजार के लिए तो कैसे मारा मारी थी, है ना? हाँ, तो उससे भी कम 7 8 हजार की जॉब फैक्ट्री में जो मिलती है, वो 7 8 हजार की अभी तो फिर बहुत, मतलब जैसे, हाँ अभी तो मतलब सच धज के ले भाई, है कि नहीं, है ना? तो अभी तो पूरा अच्छे से वो एकदम वो है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे, क्या वो इक्वालिटी हो पाएगी? वो क्या उसको उतनी जॉब मिल पाएगी? क्या पार्टिसिपेट कर पाएगा वो जीडीपी ग्रोथ में? मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर सब पढ़े लिखे हो तो हायर रेट ऑफ क्या हो पाएगा, पार्टिसिपेशन। अगर आज ही से हम सब ठान लेंगे नहीं हम तो पढ़ेंगे, हम तो कोई अच्छा कोर्स करेंगे, अच्छा कॉलेज, तो फिर हम सब, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हायर, जो पार्टिसिपेट ना कर पाए जीडीपी को, जो अच्छी जॉब ना लग पाए, जो अपना अच्छा बिजनेस ना कर पाए। समझा रहे हैं? सब कुछ ना कुछ, फिर सब क्या कर सकते हैं, फिर सब बोल सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम सब, मतलब आप समझ रहे हो ना, देश की क्या बन पाए, ह्यूमन कैपिटल बन पाए, चाहे पढ़ाई के जरिए चाहे कोई स्किल के जरिए। समझ आ रहा है? जो लोग सोचते हैं कि हम भूतवाली गली से कोई कोर्स कर लेंगे, या कोई ऐसा कोर्स आएगा 6 महीने का जो मैं कर लूंगा और जिसको मिलके 40 हजार की तनख्वाह लग जाएगी, तो अगर 40 हजार की तनख्वाह लगती होती कोई 6 महीने का कोर्स करके, तो जो करवा रहा है वही कर लेता। समझ आ रहा है आपको? नहीं लगती, ऐसा कोई 6 महीने कोर्स। वो मैं तो एक हैरान होता हूँ, एक ऐड आती है उसमें पूछता है आप, लड़की से पूछते आप क्या करते हो, वो बोलता है मैं एक बीआई डेवलपर हूँ। आपकी जॉब कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है? तो कहते हैं मेरा 21 लाख का पैकेज है। ओके, कैसे? तो अगर किसी को बीआई डेवलपर बनना है तो क्या, उसको बस जतन शाह की 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी है। और भाई मेरे को इतनी तेज हंसी आई, मैंने कहा कोई छोटी बात, 21 लाख रुपए तेरी सैलरी है और तू कह रही है किसी को 21 लाख सैलरी तक पहुंचना है तो 2 दिन की जतन शाह की वर्कशॉप अटेंड कर लो, बस उसके बाद 21 लाख रुपए सैलरी। ऐसे ऐसे लोग हैं, और लोग सच में उनकी वर्कशॉप, और कितने प्राइस के, ये आज ही इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। अब 99 क्यों रखा है? क्योंकि आपको बताइए कोई 100 बंदे भी करेंगे अगर 99 में, तो उनका तो 10 हजार बन गया, है कि नहीं? ये सब तो ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही करते हैं। कोई 9 रुपए में वो चला रहा है, इसका प्राइस है एक बर्गर से भी कम, 29 रुपीज। आज ही एनरोल कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको वर्कशॉप के अंदर। ऐसी वर्कशॉप 1 घंटे की कुछ नहीं हुआ, वही जनरल बात बताएंगे, बिल्कुल जो आपको पता है ना वही बात बता के, और उनको तो फायदा हो गया क्योंकि 1000 लोगों ने मिली तो उनके तो 29 हजार बन गए 1 मिनट में, 29 रुपए करके। हमें लगा कि 29 ही गए, लेकिन अगर 1 करोड़ लोगों ने ले ली तो फिर उसके बाद वो वर्कशॉप बंद कर देगा, है कि नहीं? फिर वो, हाँ, फिर वो एमएलएम का बिजनेस करेगा। आगे बढ़े। तो इसीलिए ये होता है। तो अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल बात करें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंस है, लिख लो जरा। पहला, इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पढ़ो, मतलब देखो, चेंज इन इमोशनल एंड, ये क्या हो गया, इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ
ग्रोथ। समझ आ गया? आगे बढ़े। और कई लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं यही तो लाइफ है, जैसे आज जो बच्चे खेलने गए हैं वो यही तो सोच के जाते हैं यही तो लाइफ है भैया, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब एंजॉय करेंगे? कम ऑन, संडे खेलने का ही होता है भैया। तो ऐसे जो लोग हैं वो बाद में फिर क्या नहीं बोल कर पाते, एंजॉय। फिर बाद में उनका संडे खेलने का नहीं होता, अरे यार काम पे हूँ भाई यार, इस संडे को भाई ऑफिस वाले बुला लेते हैं यार, छुट्टी नहीं देते, तो फिर उनके संडे ऐसे ही बीतते हैं। समझ आ रहे बेटे आपको? कहाँ खेलने? 10 बजे तक पढ़ाऊंगा आज रात को, कसम से आज रात को 10 बजे तक, इससे पहले छुट्टी नहीं है। आप ये समीर की बहन आई, कितने बजे बुलाया समीर आपकी सिस्टर को? 6:30 बजे। उससे पहले अभी आप जाओगे 2-2:30 बजे, दो वो आएंगे 11th वाले। फिर यहाँ पे 9th में किसका पड़ता है भाई? अंकित। आपके कितने बजे बुलाया उनको? 4:30 बजे। तो 4:30, अभी यहाँ पे आप 10:30 आए हो, अभी यहाँ पे 2-2:30 बजे ये बच्चे आएंगे, 2:30 से 4:30, 4:30 से 6:30, 6:30 बजे फिर 8वीं वाले आएंगे। कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। नहीं, 6:30 बजे 10वीं वाले आएंगे, 10वीं वाले 6:30 से 8:30, फिर 8:30 बजेंगे 8वीं वाले, वो जाएंगे 10 बजे, फिर मैं 10 बजे जाऊंगा घर। आगे बढ़े। तो मेरा संडे ऐसे ही जाता है। आगे लिखो। मेरे को कुछ काम थोड़ी ना है असल में, देखो तो ये कोई काम थोड़ी ना है, मैं बैठ के बात ही तो कर रहा हूँ। अब इसको काम की तरह लूँ तो फिर तो मैं थक ही जाऊंगा, तो मैं इसको काम नहीं मानता। मैं मानता हूँ बच्चों से चर्चा करनी है, मेरे को इसके पैसे मिलेंगे अब, इतना अच्छा काम है। और क्या, और क्या भाई, कोई तो भाई संडे को धूप में घूम रहा होगा अभी, मैं कम से कम एसी के आगे तो बैठा हूँ। और क्या, ऐसे ही देख। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इससे क्या हो पाएगा बताओ? भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता, इससे फिजिकल कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो पाएगी? ज्यादा। क्या हो पाएगी? ज्यादा। नहीं समझ आ रहा ना? हाँ, इसलिए तो ऐसे आया आज मैं लोअर पहन के, पूरे दिन पैंट पजामे, पैंट पहने पहने जूते दुख जाओ, जूते कह रहा हूँ, जूते पहने पहने और पैर दुख जाते हैं मेरे बहुत गंदे तरीके से। ऐसा लगता है ना रात को कोई घुट दे पैर भाई। मुझे पता नहीं, फॉर्मल कपड़ों में ना एक अलग थकान होती है, उनको पहन के लगता है कि बस अब हो गया, थक गए। लंबा पढ़ाना होता है ना तो ऐसे ही पढ़ा दे। आगे लिखो। लास्ट लिखो, क्या होगा इससे बताओ? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे? पार्टिसिपेट किसमें? जीडीपी। साइंस समझ भी आ रहा है बेटे ये? हर्ष, राहुल समझ आ रहा है बेटे ये? मुश्किल लग रहा है बहुत? अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन जब लिखना पड़ेगा पेपर में तब भी नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि तब मैं लिखवा के प्रैक्टिस करा दूंगा ना आपको। इसमें सिर्फ अपने थॉट्स लिखने हैं चैप्टर में। आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, आगे लिखो। इस साल के सैंपल पेपर आ गए क्या? चेक करे आपने? नहीं आए अभी? 23-24 के पता है। चलो, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बेटे, ये रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इधर बेटे मैं बताता हूँ किसी में पार्टिसिपेशन। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है कि कितने लोग देश में काम करते हैं। समझ आ रहा है आपको? उसको बोलते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब अगर 100 लोग देश में रहते हैं तो उसमें कितने लोग सच में देश में जॉब करते हैं। समझ आ रहा है? अगर 100 में से 40 लोग जॉब करते हैं तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा 40%। समझ आ रहा है आपको? ये तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो 40%, मतलब जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा वरुण क्या कर पाएंगे? लोग काम कर पाएंगे। समझ आ गया वरुण आपको? ये आगे देखो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बता दें बेटी, क्या हो गया फिर? इतनी देर से मैं पूरा पूरा ही तो बता रहा था, आपने सुना ही नहीं। देखो इससे क्या होगा बेटे कि चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट को, मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छे तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, देश में सच में लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाए, तो उससे मटीरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ और इमोशनल इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब लोगों की सोच कैसी हो जाती है? ग्रोथ ओरिएंटेड। और मटीरियल एनवायरनमेंट का मतलब कि लोग जो है वो इमोशनल, इमोशनल मतलब मेंटल लेवल पे, और मटीरियल मतलब फिजिकल लेवल पे, दोनों उसमें क्या हो जाते हैं? लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? कि लोग सच में काम कर भी सकते हैं और उनकी सोच भी ऐसी है कि वो काम करे। नहीं समझ आ रहा? मटीरियल एनवायरनमेंट मतलब उनकी काबिलियत उतनी हो जाती है,
नहीं समझे? जैसे एक होता है, जैसे मैं बैट बॉल खेलने गया, मेरे एक अंदर से है कि मैं आज तो मैं छक्के ही छक्के मारूंगा, आज इतना चौके चौके मारूंगा, बिल्कुल टीम को हरा ही दूंगा, 5 ही ओवर में आज मैं शतक मार दूंगा। ये मेरी सोच है, इमोशनल एनवायरमेंट। एक मैं गया सुबह सुबह, अबे यार ये तो बहुत फास्ट बॉलर है, बस मैं बच जाऊं कैसे करके, ऐसे आएगी तुरंत ऐसे कर दूंगा, बस बॉल को बस रोक दूंगा बस फटाफट से बस, और उसके बाद विकेट से हट के आउट हो जाऊंगा। दोनों केस में इमोशनल एनवायरमेंट अलग है। एक में मेरा इमोशनल एनवायरमेंट है ग्रोथ का, एक में बस बच जाऊं कैसे करके। ये तो इमोशनल हो गया। अब पहले केस में मैं सोच के क्या गया कि आज तो मैं 5 ओवर में 100 रन मार दूंगा, लेकिन स्किल्स कैसे हैं, मैं बल्ला पकड़ता हूं उल्टा, हत्थे को रखता हूं नीचे और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको रखता हूं ऊपर, और वो लोग देख के हंस रहे हैं मेरे को कि ये तू हटी जाना सीधे ही, है कि नहीं, बैटिंग पे भी क्यों उतर रहा है। तो क्या वो मटेरियल मोमेंट है ग्रोथ का? क्या मेरे पास वो स्किल्स है? नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए तो बंदे की सोच भी ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाती है, और उसके पास स्किल्स भी, उसको सच में बल्ला पकड़ना आता है, नहीं तो फिर ऐसे विराट कोहली की तरह से बल्ला घुमाएगा, समझ आ रहा है? तो मटेरियल मोमेंट भी हो गया और इमोशनल भी। और दूसरा क्या हुआ, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल की। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो तो उसके बाद वो स्किल्स रहेंगी, स्किल्स रहेंगी तो वो मशीनरी जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी, जिससे प्रोडक्शन होगा, उसका क्या कर पाएगा, बेहतर यूज। समझ आ रहा है आपको? और तीसरा तो फिर आपको पता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब कर पाएंगे, और जॉब करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग, अच्छी जॉब करेंगे तो क्या मिलेगी उन्हें, इक्वालिटी। क्या होगी समाज में? आज आप देख लो क्या समाज में इक्वालिटी है? नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, नहीं है, जिसके पास है वो दिन में ही बांके बिहारी में जाके ठूस के आता है खाना, है कि नहीं? और जिसका नहीं है बेचारा, वो तड़पता रहता है कि दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो भगवान के नाम पे, दे दो साईं बाबा के नाम पे, दे दो। वो घूमते रहते हैं लेके वो भगवान की वो चादर लेके, और ऐसे करके, और वो लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समोसे पे देख लो, वो दुकान पे जाओ कोने वाले पे, कितने लोग आते, कितने लोग, भैया एक समोसा दे दे भैया, भैया एक तेरा भगवान भला करेगा, एक समोसा दे दे भैया। एक एक समोसे के लोग मांग रहे, और जिसके पास है पैसा उसको कोई फर्क ही नहीं है। शादियों में देखो अब भाई साहब ऐसे 500-500 की गड्डियां ऐसे उड़ा देते, ऐसे, है कि ना? अंबानी जी को देख लो ना, अब क्या बोले उसके बारे में, छोड़ो, बोलेंगे कि बोलता है। आगे बढ़े, चल भाई अब क्या उसमें पूछ सकते हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में? क्यों ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पा रही, क्या लगता है आपको? क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसकी, क्या आप बता दो खुद से ही। क्या कह सकते हो, ये अच्छी बात है। प्रिमिटिव मतलब पिछड़ी, एक मतलब बहुत जल्दी हम क्या बना लेते हैं अपने अंदर, जिसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी सोच बोलते हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी जजमेंटल हैं, नहीं समझे? कि अगर हाँ मतलब जजमेंटल है वो, ये बहुत अच्छी। और इसके अलावा प्रदीप क्या लग रहा है बेटे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या समस्या है? क्यों आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पा रहे देश की, या आप तो बन जाओगे फ्यूचर में, मुझे पूरा यकीन है। जो और जो लोग हैं जो आज के देश में युवा हैं वो नहीं बन पा रहे, तो क्या लगता है प्रदीप आपको, क्यों नहीं बन पा रहे? प्रदीप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, हाँ ये हो सकता है, ये तो बता दिया देते ने। और कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट, देश में और क्या समस्या है रियल लेवल पे, कि लोग मतलब लोगों की स्किल्स उतनी ज्यादा क्यों नहीं डेवलप हो पा रही? हाँ बताओ कुणाल। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, लोग आजकल शिक्षा पे क्या नहीं कर रहे, मतलब उतना खर्च नहीं कर रहे। वेरी गुड। पॉपुलेशन, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है प्रदीप बताओ? राइजिंग पॉपुलेशन। आज की अगर आप बात करो, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है हर्ष, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। चाइना सेकंड नंबर पे आ गया, आपको पता होगा। वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन में इंडिया है। आप कल हम वही बात कर रहे थे कि हर जगह लोग ही लोग हैं। आप मेट्रो में चले जाओ लोग भरे पड़े हैं, रोड पे चले जाओ लोग ही लोग हैं,
JSH में कहीं भी जाओ मतलब हर जगह क्या है, लोग ही लोग। समझ आ रहा हूँ आपको? नहीं समझ आ रहा? प्रदीप समझ आ रहा है? तो अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो आप देखो मतलब रिसोर्सेज का क्या दोष है, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और इसी का नतीजा आप देखो, लैंड जो है सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, मेजर रिसोर्स, वो है लैंड, एयर और वाटर। तो एयर और वाटर तो ठीक है लेकिन लैंड लगातार लिमिटेड होती चली जा रही है। और आप चेक करो जरा, अगर अपने यहाँ देखोगे निहाल विहार वगैरह में, तो वहां पे अब क्या बिकने लग गए हैं पता है आपको? फ्लोर्स, फ्लैट। सो जो निहाल विहार में फ्लोर बिक रहे हैं, मतलब पश्चिम विहार में बिका करते थे, सुना करते थे पहले, पश्चिम विहार में फ्लोर बिक रहे हैं, इधर उधर फ्लोर। अब निहाल विहार में छोटे 25-25 गज के फ्लोर, 25-25 गज के, है ना? और सच में बिक रहे हैं। और उसमें फ्लोर्स में मतलब ऐसे होता है ना कि 1 BHK 2 BHK, वो होता था पहले फ्लोर। अब क्या है, 25 गज का फ्लोर है जी, 50 गज का फ्लोर है जी। अब सोचो मतलब ये कितनी ज्यादा, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में लैंड पे कितना प्रेशर है। 25 गज का, वो भी फ्लोर। फ्लोर का मतलब कि आप उसी फ्लोर में रह सकते हो, आप ना ऊपर जा सकते ना नीचे। लाइट चली गई तो वहीं 25 गज में, सिर्फ 25 गज में यानी खतरनाक बालकनी मिलेगी आपको। 25 गज में क्या ही मिलेगा, 25 गज में बस एक कमरा मिलेगा, एक वॉशरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, छोटा सा, वो छोटा सा, बल्कि जहाँ पे किचन के बगल में बस एक जगह मिलेगी, वहां से सीढ़ी जा रही होगी नीचे, बस इतना ही सिर्फ खरीद लेते हैं। अरे लीज, लीज पे नहीं, वो खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के लोगों को नहीं पता ना कि लीज। और सोचो, ये तो सही कह रहा है, और वो बनाते भी ऐसे खतरनाक है, बिल्डर। बिल्डर का आपको पता ही है कितनी खतरनाक बिल्डिंग्स बनाते हैं। हाँ, अभी अयोध्या में रोड बनाए थे, है ना, खतरनाक एकदम। और बिहार में पुल बनाए हैं। तो ऐसे पुल बनाते हैं और ऐसे 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 मकान, और अगर उनको तोड़ना चाहे तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक स्टूडेंट आता था, नाम ऐसे नहीं बताऊंगा, उसके घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर, और वो रहते हैं किसके पता है कितने कमरे में? मतलब लगा लो कितना कमरा था, मतलब छोटा था, ऐसे क्या बताऊं, इतना कमरा था यहाँ से यहाँ तक, बस थोड़ा मतलब थोड़ा पीछे तक कर लो, अंकित जहाँ पे बैठा है, इतना बड़ा कमरा। काफी बड़ा कमरा है वैसे तो, अगर आप देखो तो ये, लेकिन इतने बड़े कमरे में रहते थे 4 नंबर में, अंकित से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा। वैसे तो काफी बड़ा कमरा लग रहा है ऐसे, लेकिन 20-25 गज का कमरा होगा वही, 10 लोग। और वो कहता था भैया मैं ना बाहर ही रहता हूँ, सिर्फ रात को सोने जाता हूँ, ज्यादातर टाइम मैं पार्क में ही रहता हूँ, घर के सामने पार्क है JJ कॉलोनी में, तो कह रहा ज्यादातर टाइम भैया मैं वही रहता हूँ। सच्ची कह रहा हूँ आपको कि वो ज्यादातर टाइम वही रहता था। क्यों? क्योंकि कह रहा भैया घर में ना बहुत ज्यादा उमस हो जाती, गर्मी हो जाती, 10 लोग, मतलब आप समझते हो, भाई भाई सब बाहर ही काम करते हैं, रात को आते हैं सोने के लिए। समझ आ रहा है? तो ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, और यहाँ पे मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या समस्या हो सकती है? और इसमें ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन यही होता है जो मैंने आपको बताया, लोग पढ़ लिख के कहाँ चले जाते हैं, तो हमारे देश की जो रिसोर्स है, वो हमारे देश के लिए काम ना करके कहाँ के लिए काम करते हैं, बाहर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे देश में जो मैन पावर है उसको अच्छे से क्या नहीं करा जा रहा, अच्छे से यूटिलाइज नहीं। आप देख लो कितने, जैसे आप स्पोर्ट्स में देख लो, आप स्पोर्ट्स में अगर आप देखो तो कितने, एक क्रिकेट ही है जो हमारे देश में जाना माना है, एक वो क्या बोलते हो, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, वो भी नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा की वजह से हो गया। और तो कोई स्पोर्ट्स का बता, कबड्डी हो गया, चलो प्रो कबड्डी लीग, बस। टेनिस वैनिस कोई नहीं है, वो तो सानिया मिर्जा हुआ करती थी, अब तो कोई नया कोई, एक सानिया मिर्जा, एक महेश भूपति, एक लिएंडर पेस, 3 ही थे, चौथा तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा इंडिया का, और कोई जानता है? तो ये इधर बेटे 3 4 5 ही खेल है कुल मिला के। कोई ओलंपिक्स में कोई कभी एक मेडल आ गया तो बस उसी को सर आंखों पे सजा लेते हैं। बाकी कितने और दसियों गेम्स हैं, फुटबॉल में देख लो एक ही वो खिलाड़ी जानते हैं बस वो। हॉकी में आपको बताइए आजकल इंडिया का हाल खराब है। तो दसियों चीजों में, रेसलिंग में पहले चढ़ा था थोड़ा इंडिया का नाम, अब तो रेसलिंग में भी कुछ वो रोड पे रेसलर्स आजकल बताइए धरने दे रहे हैं। तो बहुत हाल खराब है, मैन पावर पे स्पोर्ट्स में बहुत खराब है। इसके बाद आप पढ़ाई में तो आप देख ही रहे हो कितना खराब हाल है। आप कहीं चले जाओ, आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है बिल्कुल। CUET का देख लो आप,
अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। हमारे देश में व्यवस्था बहुत ही खराब है, हर चीज की व्यवस्था बहुत खराब है। ठीक है विवेक, समझ आ रहा है बेटे आपको? गर्मी लग रही है जबरदस्त? नहीं, चलो लिखो फटाफट से। इसमें लिखो क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले लिखो राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन पता है ना क्या होता है? प्रतिभा पलायन। हमारे यहाँ की प्रतिभा, प्रतिभा मतलब कोई लड़की नहीं, समझ आ रहा है? हमारे यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? लोग यहाँ से स्किल्स एक्वायर करते हैं, डॉक्टर यहाँ से बनेंगे और सर्विसेज कहाँ जाके देंगे? अमेरिका में। तो ये सब मतलब बहुत गलत है, इस वजह से हमारी वो नहीं। आगे लिखो डेफिशिएंट, जबकि ये नहीं है कि दूसरे देश बहुत अच्छे हैं, कि अमेरिका बहुत कमाल ही है। मैंने आपको दिखाया एक दिन, वो दिखाई थी मेट्रो वहां की, दिखाई तो थी। नहीं नहीं, सबवे नहीं दिखाया मैंने, अमेरिका का खराब है। हाँ बेकार है यार, आप देख पाओगे कि नहीं? एक वीडियो थी इसमें ऐसे ही, ये देखो चूहे घूम रहे हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ टब, लेकिन वो तो छोड़ दो, मतलब मैं वो कैसे बताऊं, वो बंदे पे चूहा चढ़ा हुआ है, वो आप देख लोगे ना तो डर भी जाओगे। आ नहीं रही ना वो वीडियो, बंदे पे चूहा चढ़ा हुआ है, दिखाई थी मैंने एक दिन वो। ये देखो ऐसे ही चूहे घूम रहे हैं, देखो ऐसे ही चूहे। तो ये बहुत ही खराब है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, ठीक है, तब भी लोग कहाँ जाना चाहते हैं हमारे यहाँ से? Perfect shave and shave अमेरिका। with Gillette Fusion 5 with 5 blades for a perfect shave and a देखो starting back blade for a insufficient perfect shape with Gillette Fusion 5 on the get job perfect training, shave and perfect shape. क्या नहीं है इतनी ज्यादा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये देखो एयरपोर्ट होता है ऐसे हमारे यहाँ, साफ मेट्रो रहती है एकदम। ये रहा, एयरपोर्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, बताओ। बंदा नहा रहा होता है, एक वो अमन बता रहे हैं, मोटा सा बंदा होता है, काला सा, वो नहा रहा हो, तो जो मेट्रो में बंदा नहा रहा है और उसको मना करते हैं और वो लड़ने लग जाता है पूरे तरीके से। यही तो, ये बहुत खराब हालात है यहाँ पे, और इंडिया में तब भी इतने सही हालात हैं, तब भी लोग यही जाना चाहते हैं। इनसफिशियंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वहाँ पे लोग ऐसे ही, उनको पागल लोग हैं वो, कोई किसी को भी मार देता है वहां पे। यहाँ पे सच में लोग वो कहते हैं ना, सबवे से पीछे होके खड़े होते हैं येलो लाइन से। यहाँ पे तो बार बार लोग आते हैं ना बोलने के लिए, वो एक अंकल आते हैं सीटी लेके, पीछे हो ऐसे करके, तो वो पीछे, लेकिन वहां पे लोग पीछे ही खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे ना क्या होता है, जैसे आप येलो लाइन के ज्यादा पास रहोगे ना तो धक्का दे देंगे एकदम से, ट्रेन के आगे धक्का दे देते हैं। साइको लोग है ना वहां पे, समझे नहीं वो लोग, मतलब अकेले हैं वो लोग। जैसे वो, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि परिवार, अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फैमिली चल गई। अब 4 लोग 2 लोग इतने ही होते हैं। पहले पहले तो चाचा मामा ताऊ फूफा ताया ताई सब लोग होते थे साथ में, तो वो लोग डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं अमेरिका वाले। हम लोग कहाँ डिप्रेशन,
ये तो अब नई नई बीमारियां आ गई, डिप्रेशन डिप्रेशन। पहले इतना कहाँ सुना था किसी ने डिप्रेशन? पहले इंडिया में ये सब नहीं होता था। हाँ आगे लिखो जरा, लास्ट लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर बेटे बातें नहीं करेंगे। हर्ष समझ आ रहा है हर्ष आपको? ये लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बस खत्म हो गया ये लगभग। 10 मिनट का और बचा है मुश्किल से। हाँ इसके बाद चलेंगे घर। अगला चैप्टर तो नहीं हो पाएगा। आगे लिखो, आगे लिखो बेटे फटाफट से। नेक्स्ट, ये समझ आ गया बेटे आपको? निम्न शैक्षणिक मानक। हाँ हाँ उठा लो। नेक्स्ट लिखो बेटे। अच्छा एक ना बेटे इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसमें आता है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में। टॉपिक बनाओ फटाफट से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन, लिखो जरा इसमें। हाँ इसमें लिखो, तपस, एक कमेटी बनाई थी सरकार ने, तपस मजूमदार कमेटी। ये कब बनाई थी? मैं बताता हूं, 1999 में। इन्होंने क्या बोला इधर बेटे, इन्होंने बोला कि लगभग लगभग आप जो है 6% इंडिया, 6% जीडीपी का किस पे खर्च करो? एजुकेशन पे। किस पे खर्च करो? ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे में से। तपस मजूमदार कमेटी जो बनाई थी उसने बोला था कि लगभग आपको अपनी जीडीपी का, जितना भी कमाते हो, सरकार को अपनी जीडीपी का 6% किस पे खर्च करना चाहिए? एजुकेशन। आज तक सरकार उस उद्देश्य अभी तक, मतलब जो इसमें बुक के हिसाब से, क्या नहीं कर पाई पूरा? 4.38% तक जो है वो पहुंच पाई है। ठीक है ना? अगर ओवरऑल देखे तो कुछ राज्य जो है वो 12% तक खर्च करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। तो इसमें लिखो जरा, सबसे पहले पहला टॉपिक लिखो, पहला पॉइंट फटाफट से। हाँ लिखो जरा बेटे फटाफट लिखो इसमें, राइट टू एजुकेशन एक्ट। पहला पॉइंट लिखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक बार चेक कर लो तो तब भी। हाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ, बस खत्म होने वाला है चैप्टर, लगभग हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मेड, ये बेसिकली पता है क्या, ये सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए, वो है ये, मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। एजुकेशन कब आई थी? अरे नहीं भाई, लोग भड़क जाएंगे भाई, ऐसे मत बोलो आप। इंडिया का एजुकेशन तो बहुत पुराना है बेटे, वेद ऋग्वेद ये सब है नहीं, अथर्ववेद सामवेद। हाँ
बेटे फंडामेंटल राइट पढ़ाई का अधिकार बेटे। सरकारी स्कूल में फ्री नहीं पढ़ाते क्या छठी तक? और क्या यही राइट है? और क्या राइट है? आठवीं तक, सॉरी, आठवीं तक सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार हर बच्चे को, यह अधिकार है कि उसको क्या मिले? फ्री शिक्षा मिले। कहां तक? आठ। उसके लिए आपको पता होगा 8वीं तक सरकार खाना भी देती है। तो उसको पूरा कि वो बच्चा स्कूल में आए, खाए, रहे 6 घंटे तक और पढ़े। पूरा अधिकार किसने दिया है? सरकार ने। किस एक्ट के तहत? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कितने साल की, कितने साल तक? 6 से 14। नेक्स्ट लिखो फटाफट। टॉपिक डालो। मतलब सेकंड पॉइंट लिखो, तापस मजूमदार कमेटी, क्योंकि इसके हेड जो थे वो तापस मजूमदार थे। लिखो फटाफट सेकंड पॉइंट। तपस मजूमदार कमेटी जो थी वो किसने अपॉइंट करी थी? सरकार ने। ठीक है। क्यों अपॉइंट करी थी बताओ? कि आप हमें बताओ कि लगभग कितने करोड़ रुपए में क्या करने चाहिए? खर्च करने चाहिए। किस पर? शिक्षा पर। तो उन्होंने कहा लगभग 1998 से 2006 तक कब कितने रुपए खर्च कर दो? 1.37 लाख करोड़। इतने रुपए तो तुम्हें खर्च करने ही पड़ेंगे। ऐसे किसने बोला? तपस मजूमदार कमेटी। और जीडीपी का कितने परसेंट? 6%। नेक्स्ट लिखो बेटे। हो गए? इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटे इस पे। अच्छा, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता है सबको? क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हाँ जी। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बस हो गया लगभग, लगभग बस। हाँ बस 10 मिनट का और है, खत्म है उसके बाद। हाँ हाँ सच्ची कह रहा हूँ। आगे बढ़े। आगे देखो। अरे रुक जाओ गोपाल, आप उस बुक में मत देखो, आप मुझ पे भरोसा रखो। मिटा दूं? हटा दूं? मुस्कान लिख लिया बेटी? पारुल हो गया बेटे? नेक्स्ट लिखो फटाफट से। नेक्स्ट हर्ष फटाफट करेंगे बेटे। फुल फॉर्म्स। इसमें लिखो अगला टॉपिक। हाँ, नहीं नहीं अगला ऐसे ही। फुल फॉर्म्स बेटे, फुल फॉर्म्स ही लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है बेटे, इसको हिंदी में छोड़ देना। इसमें हिंदी में कुछ नहीं लिखना। ठीक है। लिखो फुल फॉर्म। सब बच्चे इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं, चाहे हिंदी वाले भी हैं तो भी। पहली फुल फॉर्म लिखो। एनसीईआरटी। बचे कुछ टॉपिक हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे चर्चा की जरूरत नहीं है। ध्यान से बेटे। नेशनल काउंसिल फॉर या ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशनल, और क्या,
ट्रेनिंग, ठीक है। इसी के नीचे इसका लिख लो फंक्शन, ये हिंदी में लिख सकते हो, कार्य। फंक्शन लिख लो एनसीईआरटी का, डिजाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, याद करना पड़ेगा ये। टेक्स्ट मटेरियल कहां तक, फॉर, हाँ, अप टू सेकेंडरी लेवल होता है ना, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ तक एनसीईआरटी की बुक्स ही तो लगती है, सेकेंडरी नहीं, सॉरी सीनियर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला भी सीनियर सेकेंडरी, अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, वरिष्ठ माध्यमिक। पाठ्य सामग्री डिजाइन करना, पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं तो यार आप वैसे भी पूछ लो, मैं तो बता दूंगा आपको। टीएस ग्रेवाल का प्रचलन, टीएस ग्रेवाल का प्रचलन ऐसे हो गया ना कि एनसीईआरटी में उतना इलैबोरेट करके नहीं दे रखा होता, एक एक केस को, एक एक इलस्ट्रेशन को, वो पूछ लेकिन सब लेते हैं, जो जो दे नहीं रखा वो भी पूछ लेंगे, इस वजह से, समझे। आगे लिखो, बेस्ट बुक तो यार एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक्स का पेपर तो एनसीईआरटी से आता है सारा, समझे। ये बेस्ट बुक है जो एनसीईआरटी को कवर करती है ज्यादा से ज्यादा। इसमें ग्रेट फेमाइन और ये सब नहीं है, जो नहीं है वो मैं कराऊंगा आपको अलग से, एनसीईआरटी का द ग्रेट फेमाइन है, उस पर क्वेश्चन आता है, 6-6 नंबर के आते हैं वो इसमें नहीं है। एक आध और दो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट में, वो भी नहीं है, वो मैं आपको एनसीईआरटी से कराऊंगा कवर, ठीक है ना। बाकी जो ज्यादातर टॉपिक है वो ये बेस्ट बुक कवर करती है, इसलिए मैं यही रिकमेंड कर देता हूँ, बाकी हो गया, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी से ही करते हैं पूरी, मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी से ये छूटा है हमारा, और यही हमने करा है, और यही हमें करना है। एनसीईआरटी बोर्ड्स में एनसीईआरटी से ही आता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बेटे फुल फॉर्म आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, सब हिंदी वाले भी। फंक्शन, क्या फंक्शन है इसका लिख लो, दो फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन लिखो, फंडिंग अथॉरिटी, ये पैसे देती है, फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सेकंड लिखो, सेकंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन। बेटे करो बेटे, बातें क्यों करने लग गए आप। इन द कंट्री, राहुल समझ आ रहा है ये यूजीसी का काम है। यूजीसी मतलब एक अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए वित्त पोषण प्राधिकरण, मतलब फंडिंग देती है, और अगला देश में उच्च शिक्षा के लिए नियम विनियमन बनाती है, बनाती है बेटे, बनाए नहीं, बनाती है ना। ये थोड़ी गलत हिंदी लिख देता है, इतना तो सही लिखते होगे प्रियंका, जज कर लेते होगे इतना तो बेटे। हटा दो इसको, हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटे, दो और बच गई बस, उसके बाद खत्म लगभग। कितना रह गया फिर, खत्म हो गया फिर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन रह जाएगी बस लिखवानी, और फिर आप घर चले जा सकते हो। तो फुल फॉर्म
एक छोटा सा टॉपिक और 2 लाइन, उससे फालतू कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा। आगे बढ़े, नहीं बढ़े शायद। 2 फुल फॉर्म, एक टॉपिक छोटा सा और 2 लाइन, बस खत्म। ठीक है, चल लिखो बड़े बड़े। 2 फुल फॉर्म लास्ट है, मतलब लास्ट ही बची है बस। AICTE, देखो, ऑल इंडिया काउंसिल। अच्छा, ICMR की तो सबने सुनी होगी नहीं? ICMR अभी बहुत फेमस हुआ था ये, जब वो कौन सी बीमारी आई थी हल्की सी, कोविड। है ना? तो कोविड उसमें ICMR के वो रोज आते थे शाम को, डाटा बताने आते थे ना, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आज कोविड में 1 लाख केस आए हैं और इसमें हमें काफी इजाफा देखने को मिला है। इन एरियाज को हमने रेड जोन घोषित किया है। तो वो ICMR होता था। ICMR की फुल होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना? तो ये होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, IRCTC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। समझ आ गया? सोचो 12वीं वाले बच्चों ने ये चैप्टर खत्म करा था, इसके बाद एक और रूरल डेवलपमेंट खत्म करा था एक ही दिन में। दे हैव द गट्स। कर लेंगे, कैंसिल कर दूं आगे की क्लास? हैं? मान जाएंगे बाकी भी। लिखो, उन्होंने एक ही दिन में कर दिया था। आगे लिखो, 8 एनफोर्स फंक्शन। ये फंक्शन लिख दो। कार्य, क्या फंक्शन है इनके? क्या बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं। पता है किससे रिलेटेड? टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड, जेई मेंस और ये सब। तो ये सब ये बनाते हैं। इट एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रदीप, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या थी बेटे? वेरी गुड, एजुकेशनल। याद रखेंगे क्या है बेटे? एजुकेशनल। ठीक है, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग बताओ? साहिल, कौन सी एजुकेशन? वेरी गुड साहिल। नहीं नहीं, सही है बेटे, कोई बात नहीं। मैं इसका पूछ रहा था, रिगार्डिंग टेक्निकल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन रिगार्डिंग? क्या पढ़ रहे हैं साहिल? कौन सी वो है अथॉरिटी? AICTE। फुल फॉर्म क्या है साहिल इसकी? एजुकेशन। ठीक है, किससे रिलेटेड रूल्स बनाती है ये? तकनीकी शिक्षा से, है ना? तकनीकी शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं इसे? ये जो मशीनरी से रिलेटेड, मतलब इंजीनियरिंग है, क्या कुछ भी, कोई सी भी इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे लिखो, ICMR। शूज की भी तो होती है ना, शू डिजाइनिंग, डिजाइन इंजीनियर्स। जो शूज वगैरह डिजाइन करते हैं, इसकी भी इंजीनियरिंग होती है, पता है आपको? डिजाइन इंजीनियर्स, ICMR। कर लो फिर इंजीनियरिंग एक बार। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। घर के पंखे खराब हो जाए तो पिताजी भी इंजीनियर ही होते हैं, नहीं? है ना? कैपेसिटर बदलना हो तो बदल ही देते हैं। आगे देखो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसका फंक्शन लिख लो। क्या होता होगा इसका फंक्शन? किससे रिलेटेड रूल्स बनाना? हेल्थ सेक्टर। हाँ, लिख लो, एनफोर्स रूल्स, लागू कराती है नियम रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर। रिसर्च भी करती है ये।
एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, समझ आ गई बेटी। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आगे बढ़े, लास्ट, लो जी अंत आ चुका है इस चैप्टर का, लास्ट 10 मिनट और उसके बाद यहां से चला जाएगा। 3 भी बच जाएंगे बेटे, हैं कहाँ से? ओहो पानी तो गिर रहा है, फिर क्या हो गया, मजा आ जा रही, ठंडा ठंडा गिर रहा है। लास्ट नेक्स्ट लिखो बेटे, लास्ट टॉपिक, एजुकेशन आज भी क्या है? 1-10। एजुकेशन आज भी क्या है? 1-10, बस इतनी एजुकेशन 1-10। एजुकेशन आज भी एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है। क्या है हर्ष? एजुकेशन आज भी एक, हाँ, अरे एनर्जी दिखाओ यार थोड़ी, आप जो कहोगे वो खिलाऊंगा, जो कहोगे वो। हाँ, सबके लिए आज मेरी तरफ से पहले लिखो, लार्ज नंबर ऑफ, पानी, हाँ पानी दे दो बेटे, एक बार पानी दे देना बेटे प्लीज, थोड़ा भर के। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, मैंने तो बोला मेरी तरफ से, फिर वो बच्ची बोली पानी। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज एजुकेशन में, कि एजुकेशन में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब होता है बेटे अनपढ़। देखो आप समझो, एजुकेशन हम दे रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा, एजुकेशन एक्सपेंडिचर में खर्चा, एजुकेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम और स्टडी प्रोग्राम सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों अंगूठा छाप है जिनको निरक्षर, बेटे ध्यान से, निरक्षर, निरक्षर का मतलब जो अक्षर ना पढ़ पाए, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, दैट इज कॉल्ड द, मतलब जो अपना नाम ही ना पढ़ लिख पाए, ऐसे लोग आज बहुत ज्यादा है समाज में। आज बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना नाम लिख पढ़ नहीं सकते। ऐसे लोगों को हम चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, एजुकेशन दे नहीं, कैसे देंगे एजुकेशन बताओ? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, हम एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन हम एजुकेशन नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, इलिटरेट, बहुत ज्यादा क्या है विवेक, इलिटरेट। समझ आ रही है विवेक आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड, आगे लिखो बेटे, ये आगे देखो आपका हाथ का हुनर, इंडिया में क्या नहीं है, हाथ के हुनर को बेकार मानते हैं लोग। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, ये वोकेशनलाइजेशन, वोकलाइजेशन हो गया बेटे, वोकेशनलाइजेशन, गायन आ गया गायन क्या आ गया, अपर्याप्त व्यवसायीकरण, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, वोकेशनलाइजेशन, लोगों को व्यवसाय से संबंधी अभिषेक क्या नहीं दी जाती, एजुकेशन दी, लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दी जाती है पढ़ाई, थ्योरी से रिलेटेड। समझ आ रहा है आपको? सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, व्यवसाय, हाथ का हुनर, जो बात कर रहा था, कौन बात कर रहा था अभी, शुभम, लोगों को हाथ का काम नहीं सिखाया जा रहा कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग लेकर, जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई काम कर सकते हो, सिलाई कढ़ाई। लड़कों को अगर सिलाई का नाम बोल दो तो लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन आप ज्यादातर दर्जी देख लो, फैशन डिजाइनर देख लो, ये सब, वो सब भी तो इधर बेटे, इधर फैशन डिजाइनर भी तो दर्जी हो गया है थोड़ा, है ना, अमीरों के दर्जी हो गए बस। तो ये सब लोग तो मेल ही होते हैं। आप इधर बेटे, इधर अगर आप सोचो, आज मैं कहता हूं किसी को थोड़ा बहुत भी, जो ये नलायक घर पे भी बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रहे, सिर्फ उनको दर्जी का काम आता हो, एक दर्जी का काम आता हो, एक एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर भी होता है और एक्यूपंक्चर भी होता है। एक्यूपंक्चर तो होता है जिसमें वो सुइयां चुभ होते हैं, और एक्यूप्रेशर होता है ना, वो एक किट आती है इसमें वो
मतलब आप सही से प्रेस करो। कुछ आपको दिए जाते हैं इक्विपमेंट्स, आप उसको क्या करो, अब उससे क्या करते हैं, जैसे वो पिन पॉइंट है, प्रेस करो इस पे, फिंगर पे प्रेस करो, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे प्रेस करो, तो एक्यूप्रेशर होता है। तो एक एक्यूप्रेशर की किट, पानी उनको भी दे देना बेटे, प्यार आप भी पी लो। एक्यूप्रेशर की किट आती है एक, इधर बेटे, आदित्य चुप हो जाएगा। तो एक सिलाई का मतलब थोड़ी सिलाई आती हो, एक्यूप्रेशर आता हो थोड़ा बहुत, और 2 4 5 और काम आते हो हल्के हल्के। इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत, मैं कहता हूँ एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छी अच्छी बीमारी, मतलब बहुत खराब खराब बीमारी जो ठीक हो जाती है। तो अगर किसी को बहुत अच्छी से आती है तो क्या वो अपना व्यवसाय नहीं बना सकता? इसमें बना सकता है। लेकिन बात यह है ना कि यहां तक कोई सोचता नहीं है। लोग 10,000 की जोमेटो की जॉब कर लेंगे, लेकिन एक्यूप्रेशर का ज्ञान तो इंडिया में क्या, इंडिया में व्यवसाय से रिलेटेड क्या नहीं दी जाती? नॉलेज दी। मैं कहता हूं और कुछ मत करो, कोई मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें, किसी को सिलाई सिखा दी, किसी को क्या बोलते हैं ये कढ़ाई सिखा दी, सूट पे कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई का आईटीआई तो ये तो है, कारपेंटर का काम सिखा दो, कारपेंटर। तो ये सब अगर हम बच्चों को सिखा दें तो बच्चे क्या नहीं मरेंगे भूखे, कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको बढ़िया तरीके से जॉब में। पढ़ाई करो, ये बात नहीं है कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के साथ साथ जैसे 1 घंटा मतलब जैसे स्कूल हो गया, स्कूल के बाद 1 घंटा किसका काम रख दो, जैसे कोई बड़ा ही है तो कारपेंट्री का काम, जो जिन बच्चों को कारपेंट्री पसंद है जाके कारपेंट्री कर रहे हैं, 1 घंटा लकड़ी काटना सीख रहे हैं। आज अगर बहुत सारे बच्चों को आरी दे दी जाए तो काट पाएंगे? आरी से काटना भी एक कला होता है। मेरे मौसा जी कारपेंटर है तो उन्होंने सिखाई थी कि आरी पहले में काटता था वो फंस जाता था ब्लेड, तो उन्होंने लगातार ऐसे पहले धीरे धीरे करना होता है, फिर कैसे जोर लगातार 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 और अगर आप अड़ा दोगे तो फिर वो निकाल भी नहीं पाओगे, ऐसे अड़ जाती है वो अंदर, वो जो आरी होती है उसको लगातार ऐसे ऐसे करने में ही निकालना होता है। तो ये जो कला है उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने आईटीआई करी थी कारपेंट्री में, और कारपेंट्री से उन्होंने अपना घर बना लिया, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी पे लगा दिया कारपेंट्री कर करके। समझ आ रहा है आपको? तो आज की डेट में अगर बच्चों को कारपेंट्री बोल दो तो फिर नहीं करेंगे वो। तो वोकेशनलाइजेशन इतना ज्यादा है नहीं। अगर स्कूलों में ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, स्कूलों में एक तो कारपेंटर्स को जॉब मिलेंगी, और दूसरा हमारे समाज में सब लोग कहते हैं, आपने सुना होगा मूवीज में, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन किसी का लड़का सफाई वाले का काम करके आए, सफाई वाला है, इससे क्या बात कर रहे थे, एक बढ़ई का काम करता है उसका लड़का, और उससे क्या बोल रहा, हट। तो बोले चाहे हम जितना मर्जी, लेकिन हमारी नजरों में है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे, वोकेशनलाइजेशन कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो सच भाई आपका किसका पीरियड लगता है? मेरा कारपेंट्री का पीरियड लगता है। किसका? मेरा जी मोटर मैकेनिक का पीरियड लगता है। मोटर मैकेनिक मतलब है ना, मोटर में जाके बाइक पे मोटर मैकेनिक सीख रहे हैं, वो सिखा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तो बचपन से उनके इंटरेस्ट। कोई कुछ ना करे तो अपनी मोटर मैकेनिक की दुकान ही खोल के बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो वो मतलब भूखा नहीं मरेगा, पढ़ाई भी कर रहा है और 1 घंटा साथ साथ रोज हुनर भी, बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा ये सब चीजें सीखने से। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा कुछ लोगों को करना चाहिए, नहीं है इस वजह से हमारी एजुकेशन जो आज भी क्या है, बहुत ही पिछड़ी हुई है। स्कूल में ये सब सिखाते नहीं है, ये सब सिखाना चाहिए। क्या कह रहे हो? देशभक्ति का ये सब थ्योरी से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो बेटे, जेंडर बायस। क्या? ये जेंडर बायस, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप आज भी देख लो, राजस्थान वगैरह जैसे देश है, आज भी लोग लड़कियों, देश कह रहा हूँ, राज्य हैं, वहां पे क्या हो जाते हैं, मैं भी थक जाता हूँ, राजस्थान जैसे राज्य हैं, वहां पे क्या हो जाता है, लोग लड़कियों को आज भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ जेंडर बाइसनेस हो गई है, कहीं लड़कियां बहुत मजबूत हो गई हैं और कहीं लड़के बहुत मजबूत हो गए, ऐसा तो जेंडर बाइस, कहीं कोई मजबूत कहीं कोई मजबूत। समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत बड़ी वो है। नेक्स्ट लिखो, लो रूरल एक्सेस। आपको पता है गांवों में क्या नहीं है? शिक्षा, शिक्षा का वो स्तर नहीं है गांवों में जो शहरों में है। गांव में बहुत ही बुरी है शिक्षा। लो रूरल एक्सेस लेवल,
ग्रामीण स्तर तक क्या नहीं है, शिक्षा की पहुंच नहीं है। इस वजह से भी सबसे बड़ी एक ये आ गई है अब, प्राइवेटाइजेशन, जो शिक्षा का क्या हो गया है, निजीकरण। ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचरों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट में। समझ आ रहा है? खुद दूसरे बच्चों को पता है क्या बोलेंगे, तुम्हें ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ट्यूशन क्यों जाते हो, मैं पढ़ाता तो हूँ। और खुद के बच्चे पता है कहाँ जा रहे होंगे, सबसे महंगे ट्यूशन में, सबसे महंगे ट्यूशन में जा रहे होंगे खुद के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी ना। तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी वजह। आप सबको बोलेंगे कि रहने दो, मत जाओ ट्यूशन, क्या मैं पढ़ाता तो हूँ, तुम लोग, सरकार खर्चा कर रही है, फिर तुम लोग फायदा नहीं उठा रहे। और खुद का बच्चा अभी जा रहा होगा किसी एकेडमी में, जो, और उसकी फीस भी छोटी मोटी नहीं होगी, फीस भी पूरी, एक महीने की पूरी तनख्वाह 80,000 रुपये सारी की सारी वहीं चली जाती होगी साल की। ऐसी ऐसी भी ट्यूशन है जो साल साल की 80-80 हजार रुपये लेते हैं पढ़ाने के, तो एक महीने की पूरी तनख्वाह अपना वहीं जाती होगी, दान पूरा, कि बच्चे को पढ़ाओ। तो ऐसे जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। जो जिनके पास रिसोर्सफुलनेस है वो तो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, और जिनके पास रिसोर्सफुलनेस नहीं है वो स्कूलों में, आपको पता ही है, मैं 10th का 2 दिन में एक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट खत्म, आज शुरू हुआ कल खत्म। अरे अब बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या होता है, कुछ समझ आया? नहीं भैया, सब वो तो आप समझाओ। तो 2-2 दिन में तुम ऐसे बड़े बड़े चैप्टर खत्म कर देते हो, उसके बाद वो चैप्टर पूरा यूटी में आएगा, पूरा यूटी में आएगा। हाँ, दो दो दिन, हफ्ते में 4 चैप्टर हो गए, हफ्ते में 4 चैप्टर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े चैप्टर है वो, 2-2 दिन में खत्म। तो ये हमारा बहुत खराब। आगे बेटे, आगे आगे, इधर, बस खत्म हो गया ये। अब ये टॉपिक हो गया, अब 2 लाइन बची है, 2 लाइन लिख के घर चलेंगे। नहीं नहीं, 10 मिनट और लिखो, लास्ट 10 मिनट बेटे, और इसके बाद घर। 2 लाइन लिखने में, लिखो बेटे, लास्ट बेटे, देखो बेटे, चुपचाप लिखो, सच्ची कह रहा हूं। अरे इधर बेटे, इधर, आपके दंगों पे उतर आए हो क्या? इधर लिखो, एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखो बेटे। अब डिफाइन, क्या कह रहा है भाई, ह्यूमन, ये मुझे शुरू में कराना था, लेकिन शुरू में कराता ना तो आप, बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा करके आप रुक जाओगे। अरे 2 ही लाइन है भाई। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, ये करा था ना हमने, ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर। इधर जो ह्यूमन कैपिटल होती है ना बेटे, वही सेम टू सेम ह्यूमन रिसोर्स होता है। समझ आ रहा है आपको? तो लिखो जरा, क्या था ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू, क्या था मानव संसाधन? वो कौशल और स्किल्स जो एक मानव ने एक्वायर करी है बाय द टाइम। समझ आ रहा है? तो लिखो, इट रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ह्यूमन टू contribute in the process of कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वही जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। प्रोडक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। या कैपिटल फॉर्मेशन हटा दो, 1 मिनट, लिख लिया, ये आसान हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, काट दिया था, पूंजी की, वो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होगा, कोई बात नहीं बेटे, ये ना सही रहेगा यहाँ पे। उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए मानव के कौशल और विशेषज्ञता को क्या करता है, संदर्भित करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, मानव संसाधन का मतलब वो कौशल, वो विशेषज्ञता जिससे एक मानव क्या कर पाए, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट कर पाए
प्रोडक्शन के प्रोसेस में। समझ आ रहा है आपको? वो स्किल, वो एक्सपर्टीज जिसके जरिए एक मानव कंट्रीब्यूशन कर पाए किसमें, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उस स्किल को क्या बोलेंगे उत्कर्ष? ह्यूमन रिसोर्स। उत्कर्ष समझ भी आ रहा है कुछ? ये झूठ बोल रहा है? सुनाई तो दे नहीं रहा, समझ क्या आ रहा है? लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइन मतलब, विवेक सच से बता बेटे, कुछ समझ भी आया है आपको? पक्का? चलो फिर बढ़िया बात है। डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट लिखो जरा। हाँ जी, क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, पता है बेटे आपको? लिखो जरा इसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से बेटे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द, ध्यान से लिखना बेटे आप, मैं सही लिखवा रहा हूं, आप सुनते रहना एक बार और लिखते रहना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is the process of adding, ध्यान से बेटे, to the stock of human capital। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अरे रुक तो जाओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे पहले हमारे पास 4 ह्यूमंस थे जो हमारे लिए जिनके पास वो स्किल्स थी, अब हमने 2 ह्यूमंस और क्या कर लिए, तैयार कर लिए, जिनके पास क्या आ गई, स्किल्स आ गई। तो ये जो प्रोसेस जो हुआ, जिसे 4 से अब कितने ह्यूमंस हो गए काम के, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो लिखो, एक मिनट बस। इट इज द means to an end while human development is the end result of this process। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है? मीन्स टू एंड। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि उस स्किल और एक्सपर्टीज से क्या हो रहा है। मतलब देखो, एक बात आप समझो, आप पहले लिख लो इस बात को। मैं मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी के भंडार को जोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब मानव पूंजी के भंडार में कितने और लोग जुड़ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। हेलो, नमस्ते बेटे, बताओ। हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, क्लास चल रही है बेटे, आप आ जाओ, ठीक है। आगे बढ़े। तो ह्यूमन खत्म हो गया बेटे, बोला तो था 2 लाइन, एक वो लिखवाई, एक ये, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। यार आप ये नहीं, मेरे एक दिन में चैप्टर खत्म हो गया यार। आप भी लोगों को तो फायदा हुआ है, मेरा तो इसमें ऐसा कोई वो हो गया नहीं कि बहुत गजब का फायदा हो गया। आगे देखो,
ह्यूमन बेटे इधर, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि वो जो पर्सन है वो कैसी लाइफ, आप समझो ना, जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपनी लाइफ को एक बेहतर ढंग से जी पाएगा, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, तो वो जो उसका रिजल्ट होगा एंड, कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब, जैसे आप एक बात देखो, अब मान लो आपके पास ना कोई रिपोर्ट आई अपनी, कोई जो डॉक्टर जो देते हैं ब्लड रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आई, अब आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, तो डॉक्टर तो आपको कुछ भी बता देगा कि फलानी रिपोर्ट में क्या आ गया, ढिमकानी रिपोर्ट में क्या आ गया। लेकिन अगर आपको क्या आता है, पढ़ना लिखना, तो आप क्या करोगे? क्या हो गया भाई, देख ले यार। तो अगर आपको अमन, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, तो आप उस रिपोर्ट को अच्छे से देख पाओगे, स्टडी कर पाओगे, और इस बात को एनालाइज कर पाओगे मुझे क्या हुआ है। गूगल पे आजकल तो सब आता है, तो सर्च करके आप पता कर पाओगे, तो डॉक्टर आपको कुछ गलत है, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपनी लाइफ को क्या कर पाओगे, एक बेहतर ढंग से क्या कर पाओगे, व्यतीत कर पाओगे। तो यही एक एंड रिजल्ट है जो हम किसके जरिए अचीव कर सकते हैं, एक प्रोसेस जिसका नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो वो ये कहता है, आप पढ़ लो इसको एक बार।